तो ये पूरा ही आएगा ना उसमें तो? पूरा आएगा पूरा, लेकिन पूरे टॉपिक नहीं पूछते, मैक्सिमम तब तक हो भी जाएगा। बस किस चीज की बात? टाइम पास के पी है। अरे बहुत इजी था आज तक एकदम। हाँ सर, क्या काफी इजी था। इजी था। इजी था, बड़ी रिवीजन अच्छी टाइप। बात है, हाँ अच्छी बात है, अच्छा लगा सुन के। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा, हाँ सर। पिछले से भी ज्यादा, क्योंकि इस एप्लीकेशन इसी पार्ट के सबसे ज्यादा सर, फॉर्मूले लगाने थे। फॉर्मूले, और एक ही नया फॉर्मूला है वैसे, बाकी तो सब शेल पुरानी। और उसका हाँ, शेल के चलो, वो भी सिर्फ अंदर के। पहला पार्ट रिवीजन था, कैलकुलेशन Yes, ऑफ sir. पोटेंशियल, v इक्वल्स v माइनस v। है ना, याद आ गया ये। हाँ हाँ सर, सर आ गया है। अब हम आ गए वापस अपने काम पे। तो अब हमने देखा पहले शेल का आंसर, शेल का क्लियर है कि अंदर कैसे कांस्टेंट है और बाहर कैसे, हमें इसका इंटीग्रेशन प्लॉट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे बना, इसका 1/r, इसका कांस्टेंट, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है 1/r² का 1/r, और फंक्शन बनेगा कंटिन्यूअस। इस बात पे गौर की, वजह कि dv/dr ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर वोल्टेज में सडन जंप आ जाते, मान लो वोल्टेज में जंप आ जाता, तो यहां पे स्लोप कितना होता बता सकते हो? नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी। 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 सोचो जीरो चले और डिस्चेंज इतने का आ गया, सोचो ये डेल्टा वाई है, ये डेल्टा एक्स है। ये फील कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज कि डिसकंटिन्यूटी पे स्लोप इन्फिनिटी होता है। यस सर। क्लियर? लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इन्फिनिटी था? नहीं। was finite everywhere, was finite everywhere। इसका मतलब कि इस ग्राफ में टूटेगा तो नहीं, शार्प कॉर्नर जरूर आ जाएगा। शार्प कॉर्नर ऐसे सोच सकते हो कि रेट बदल गई, इसका रेट ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले रेट जीरो थी, अचानक से रेट नॉन जीरो हो गई, तो इसीलिए ये ग्राफ ऐसा बना। फंक्शन निकाल के भी कर सकते थे। तो प्लस माइनस इन्फिनिटी कैसे डिसाइड करेंगे, कब प्लस? वो तो अगर कोई चीज बढ़ी है, अचानक से बढ़ गई तो प्लस इन्फिनिटी है, यस और सर। घट गई तो माइनस इन्फिनिटी है। ओके सर। समझ गए? जैसे हम ग्राफ नहीं बनाते ऐसे, अब बनाना चालू भी कर दिए होंगे अब तक तो तुम लोगों ने। जैसे एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, बनाने लग गए ना ग्राफ भी, पीस वाइज फंक्शन के। सर ने सिखा दिया ना ग्राफ बनाना? नहीं अभी नहीं हुआ। अभी इसका नहीं हुआ, मतलब ओके, एनीवे, वगैरह का ही हुआ है। चलो चलो समझ में आ रहा है, ये टूट गए हैं, हाँ ये टूट गया, टूट गया तो यहाँ पे ये घटा है, सडनली डिक्रीज हुआ है, सडन डिक्रीमेंट है, ये सडन इंक्रीमेंट है, झल गया। यस यस यहाँ स्लोप इन्फिनिटी मानेंगे, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ स्लोप प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? यस सर। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। सर तो सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल का सेंस क्या होगा? जैसे हमारी शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, लेकिन तो उसमें पोटेंशियल पूरे में कांस्टेंट सेम है। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़े, वो ये पर यूनिट चार्ज। तो हमें अगर यहां तक लाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसी थी, हम एक पॉइंट चार्ज को यहां से यहां तक लाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया W, इसके बाद तो वर्क डन जीरो है, तो यहां तक लाने में भी वर्क उतना ही है जितना यहां तक लाने में, वही यहां तक लाने में सब जगह वर्क बराबर है। हाँ हाँ। इसका मतलब इन पॉइंट में आपस में घूमने पे वर्क डन जीरो है। यस सर। इसका मतलब दे आर एट सेम पोटेंशियल। हाँ सर। ओके। समझ गए? हाँ सर। ऐसे सोचो कि एक सरफेस ऐसी होती है, इमेजिन करो एक बॉल को हम लुढ़का के यहां से ला रहे हैं, तो जो वर्क करना है आपको यहीं तक करना है, इसके बाद तो आपको वर्क करना ही नहीं है। हाँ वो ऑलरेडी पहुंच जाएगी वहां पर। समझ गए ना? तो हाँ, पोटेंशियल मतलब इन सब की हाइट बराबर है, तो आपको यहां आपस में वर्क नहीं करना है, यहां से यहां जाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, यहां से आओगे तो एनर्जी आपको रिलीज हो जाएगी, मिल जाएगी। क्लियर? ओके सर, क्लियर सर। चलो,
तो इसमें पोटेंशियल के ग्राफ में कोई डाउट कि इसका पोटेंशियल का ग्राफ बना ऐसा, और फॉर्मूला हमारा बड़ा आसान कि अंदर पोटेंशियल है के क्यू बाय आर और बाहर पोटेंशियल है के क्यू बाय सरफेस पे भी की बार आ रही है। क्या हो रहा है? फर्क नहीं पड़ता, सरफेस पे कंटिन्यूअस है ना फंक्शन, तुम कुछ भी रखो, ये लोगे तो भी तो आर की वैल्यू आर ही छापोगे। यस हाँ माइनस पे भी आ रही लेंगे और प्लस और पे भी क्या? आ रही लेंगे। हाँ सर थोड़ा सा डाउट आ रहा है, मतलब फील का है कि जैसे सरफेस पे अपन ने रख दिया तो मतलब कोई सा चार्ज dq होगा उस शेल पे जिससे उसका डिस्टेंस एकदम 0 होगा। तो चार्ज भी तो जीरो है ऊपर, ऊपर 0/0 है ना, दिक्कत क्या है उसमें, हमें पर थोड़ी पता 0/0 क्या होगा। तो चार्ज 0 कैसे हो गया सर, dq है ना। अरे यार ये चार्ज तो अब तो अच्छा। तुमने ये हद ही कर दिया है। अच्छा देखो ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, ठीक अब तो मैं पूरा बता, अब तो पूरा बताऊंगा। ये क्यों है बताना जरूरी है, समझ में आ जाएगा तुम। ये डीए है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है, ये डीए एरिया है, तो इस डीए एरिया पे चार्ज कितना होगा, ये होगा Q/4πr होगा। हाँ, अब अगर by d। इससे डिस्टेंस आपका 0 भी है, dr डिस्टेंस है, तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो Q में भी तो ऊपर dA है और नीचे dr² है, तो ऊपर भी टेंडिंग टू 0, नीचे भी टेंडिंग टू 0। अच्छा, आगे तो समझ कुछ भी बन सकता है। कुछ भी हाँ, हो सकता था, हम इससे कंक्लूड नहीं कर पाए। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू सर। चलो चलो ठीक है। तो वो हाँ। दिक्कत तो हमेशा से थी। ये बताओ, जब सॉलिड स्फीयर थे तो सॉलिड स्फीयर में हम सेंटर पे हमने कह दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो सेंटर पे भी तो एक चार्ज था, हाँ हाँ वही वही। फिर तो इस हिसाब से हर हर पॉइंट पे इन्फिनिटी आता क्योंकि चार्ज हर जगह था। हाँ, तो हर जगह वही। चार्ज नहीं था, हर जगह dq था। dq था। ठीक, हाँ सर आ गया। चलो। तो कहा जाए तो आज की क्लास में लगभग दो ही चीजें हैं, एक शेल का आंसर और दूसरा हमने सॉलिड का आंसर देखा। सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर का आंसर ऐसा कुछ आया, ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये माइक किसका है, बंद करो। दुबे। ठीक है, सिर्फ ये दो रिजल्ट देखे हमने, इनमें बस क्या ध्यान रखना है, देखो एक खास बात, देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस था, तो पोटेंशियल कंटिन्यूअस तो है ही, स्मूथ भी है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस था, तो पोटेंशियल कंटिन्यूअस अब भी है लेकिन शार्प कॉर्नर है, नॉन डिफरेंशिएबल। और इसको मैं कैसे याद रखता हूं, इसको समझने का तरीका कि पोटेंशियल का डेरिवेटिव ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये काइंड ऑफ इसके स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेहतर है मैं कहूं स्लोप के नेगेटिव को। यस सर। अब जरा ये समझो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट पॉजिटिव था, तो ये थ्रू आउट डिक्रीजिंग है। पहली बात क्लियर हुई। हाँ सर। और इसी को समझने का एक और तरीका था कि अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे सोचिए, इसकी लाइंस हमेशा बाहर थी, इधर भी लाइंस बाहर थी, तो जब आप बाहर की तरफ जाओगे सेंटर से तो आपको पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज होते हुए दिखेगा। सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं, क्लियर। यस सर। यस सर ज्यादा रेट से अंदर डिक्रीज हो रहा होगा। हाँ वो अभी बात कर रहे हैं, ये तो समझ में आया, डिक्रीज हमेशा हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और ये डिक्रीज हो रहा है। अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बड़ा उतना बड़ा तेजी से गिरेगा, तो सबसे बड़ा स्लोप इस पॉइंट पे आएगा। पूछो, आर पे रेट ऑफ डिक्रीमेंट इज मैक्सिमम। ये माइक बंद करो, किसका है यार, मैं निकाल दूंगा क्लास से। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जहां सबसे ज्यादा वहां स्लोप सबसे ज्यादा, तो देखो स्लोप का मैग्नीट्यूड यहां सबसे ज्यादा दिख रहा है, हाँ, यहां थोड़ा सा स्लोप पीछे। 0 है, यहां स्लोप 0 है, ये बात समझ में आई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। पॉइंट मैच कर पा रहे हो, यस हाँ सर। इस पॉइंट को O से मैच करो, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इसीलिए हॉरिजॉन्टल, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है इसीलिए ये नीचे गिर रहा है, मतलब स्लोप इसका बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड में। हाँ। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड सडन चेंज नहीं हुआ,
इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस है, मतलब देयर इज नो सडन चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई इसमें शार्प कॉर्नर नहीं आया, क्योंकि इसका स्लोप अचानक से नहीं बदला। स्लोप कहीं पर भी इन्फिनिटी नहीं होने का। स्लोप इन्फिनिटी नहीं हुआ कहीं पे भी, ठीक है, इसीलिए इन्फिनिटी भी नहीं हुआ और अचानक से वैल्यू भी चेंज नहीं की। तो चेंज तो हुई है ना, पर वैल्यू थोड़ी। वैल्यू कहाँ चेंज हुई यार, इस पे सेम नहीं है, इसके लेफ्ट भी हाइट वही है, राइट भी हाइट वही है। तो उस पॉइंट के राइट और लेफ्ट में तो इसके लेफ्ट भी स्लोप वही होगा, राइट भी स्लोप वही होगा। सर यहाँ वी के ग्राफ में ये कॉन्केविटी चेंज हो रही है, इसलिए वहाँ शार्प कॉर्नर आया है ना ई के में। हाँ, कॉन्केविटी चेंज हो जाएगी, बस अंतर आएगा कॉन्केविटी में उसकी वजह से, इसलिए वो शार्प कॉर्नर आया ई के फील्ड, ई के ग्राफ में। हाँ ऐसे सोच सकते हो ना, देखो एक मिनट, ये रेट है, ये रेट है, तो तुम इसको सोचो कि ये स्पीड का ग्राफ होता, ये स्पीड का ग्राफ होता टाइम के साथ, ठीक है। अब अगर तुम इससे डिस्टेंस का ग्राफ बनाते, डिस्टेंस का टाइम के साथ, तो स्पीड लगातार पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस लगातार बढ़ेगा, लेकिन पहले बढ़ने की रेट बढ़ेगी फिर घटेगी, सोच पा रहे हो ये? हाँ सर। यस सर। डिस्टेंस पहले देखो हमेशा बढ़ेगा ये तय है, लेकिन स्पीड बढ़ती जा रही है, इस पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम है, देखो इसके बाद स्पीड कम होने लग गई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कम होने लग गया, ग्राफ ऐसा बनेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। लेकिन ये स्पीड और डिस्टेंस का ग्राफ था और ये पोटेंशियल वाला ग्राफ था जिसमें स्लोप नेगेटिव होता है, इसीलिए ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग बना, ठीक। तो बिल्कुल इसी तरीके से सोच लेना है। हाँ सर, जो वोल्टेज है ना वो रेडियस आर जब कर लेंगे ना हम कवर, उसके बाद ज्यादा रेट से डिक्रीज होगा ना? कैसे? अरे इस पॉइंट पे रेट मैक्सिमम थी, इसके बाद रेट गिर गई, इसके ऊपर भी रेट कम है। हाँ तो मतलब रेट ऑफ चेंज ज्यादा कहाँ पे है? नीचे ही है ना? ये कैसे कह सकते हो यार, वो तो अलग अलग पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है ना, ये कैसे कह दोगे तुम? वो तो पॉइंट पे डिपेंड करेगा ना, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। अच्छा, अगर तुमने यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली तो इन दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, हाँ, तो इन दो पॉइंट पे रेट भी बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट, सॉरी पोटेंशियल का रेट ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है तो रेट भी बराबर होगा। अच्छा हाँ ठीक है सर, हाँ आ गया। अरे वही चीज तो वो है। हाँ ठीक है, चलो हाँ, तो ये, और पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, बाहर ऐसी लाइंस थी, सडन चेंज आ तो दोनों में अंतर ये था कि यहाँ लाइंस अंदर भी थी पहले वाले केस में, और बाहर भी थी। तो बाहर तो अभी भी ग्राफ बिल्कुल एक सा है, बस अंतर क्या आया कि यहां से पोटेंशियल बढ़ रहा था, इसके बाद भी बढ़ रहा है, यहां पोटेंशियल बढ़ रहा था फिर कांस्टेंट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया। तो ये दोनों में अंतर था। तो बस इसमें फॉर्मूला कौन सा, ये KQ/R तो याद रहेगा, ये भी KQ/R याद रहेगा, पॉइंट चार्ज है, बाहर वैसे ही पॉइंट चार्ज था, यहां भी KQ/R, तो इकलौता फॉर्मूला इस हिस्से का याद रखना, ठीक। तो वो आगे आएगा। चलो, पोटेंशियल ड्यू टू शेल, ये मैंने डिराइव किया था कि आखिरकार कांस्टेंट कैसे आ रहा है, ये समझ में आया कांस्टेंट कैसे आ रहा है? यस सर। मतलब ये हमने क्या एनालिटिकल तरीके से किया कि बिल्कुल इत्मीनान से सॉल्व करके निकाला कि ये सेम आएगा, लेकिन बेहतर तरीका यही था कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो किसी एक का पोटेंशियल निकाल लो, वही हर जगह का है, और सेंटर का निकाल लो तो सेंटर के बराबर ही पोटेंशियल सबका है, और सेंटर से सबका डिस्टेंस r है, तो हम सीधे KQ/R लिख सकते हैं। तो ये बेहतर लॉजिक था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल कांस्टेंट, जो सेंटर का निकाला वही हर जगह का है। ये पार्ट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पार्ट यही है, ऑलमोस्ट कैपेसिटर इसी पे बेस्ड है, इसीलिए ये तुम्हें समझ में आना बहुत जरूरी है कि मल्टीपल शेल्स होते तो क्या करते। से Q1 Q2 है, तो अगर आप यहां निकालते तो यहां पोटेंशियल क्या होगा, बोलो?
KQ by R plus KQ by R2. प्लस KQ by ये दोनों के अंदर है। Yes sir. हाँ सर सर Clear? Q1 Q2 है। हाँ Q1 इस पॉइंट पे Q1 by small r. KQ1 by small r plus KQ2 by small r. KQ2 by KQ by R इस पे हाँ, मैं कैसे याद रखता हूँ इसको, ये तो तुम्हें याद हो ही गया होगा कि अगर हम डेरिवेटिव करते तो इसका डेरिवेटिव 0 है, इसका डेरिवेटिव KQ1 by R स्क्वायर है, Yes sir. इसका डेरिवेटिव KQ1 plus Q2 by R स्क्वायर है, Yes. है ना। तो देखो जिसका पोटेंशियल वेरिएबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की वजह से आएगा। ये पोटेंशियल वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं कर सकती, नहीं इसीलिए इसका आंसर 0 आया। नहीं. यहाँ दोनों ही कांस्टेंट हैं तो दोनों का आंसर 0 आया। हाँ लास्ट में दोनों ही वेरिएबल हैं तो दोनों का आंसर वेरिएबल आया। क्लियर? हाँ सर ये भी ऐसे बता याद रख सकते है ना। Yes. सर अगर हाँ सरफेस पे हो तो अपन अंदर बाहर कहीं का भी ले सकते हैं। कहीं भी मान लो, कहीं भी मान लो, पोटेंशियल तो कंटिन्यूअस है ना, फर्क ही नहीं पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन अंदर ही मानते थे ना। बाहर मानते थे उसको। अच्छा बाहर, सॉरी। या वॉइड लगा दो, टेंशन मत लो, वाइड वॉइड लगा दो दोनों जगह, कोई सरफेस डिफाइंड ही नहीं है। है ना। चलो अब देखो क्या है इसमें। तो जहां तक ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ तो सीधे सीधे क्लिक करने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ मुझे सीधे दिख रहा है कि ऐसे, बताओ ये समझ में आया डायरेक्ट? हाँ सर। Q by R स्क्वायर के Q by R स्क्वायर, आ गया समझ में? यस सर अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि हमेशा पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पक्का डिक्रीजिंग होगा हमेशा, तो यही मैक्सिमम होगा, यहां से घटेगा, यहां से घटेगा। जिला हाँ सर ये मैंने देखो बिना सॉल्व किए कुछ सीधे बना दिया मैंने। सर आपने ऊपर नीचे कैसे बताया? वो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से देखा ना सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो ना, इधर भी हाँ बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होंगी ना, चार्ज कितना बनेगा 2Q माइनस Q, स्लोप देख लिया एक तरीके। और अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा हाँ। और सबसे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। फिर मैंने देखा चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव था, हमेशा बाहर था, तो पोटेंशियल हमेशा घटेगा, बस 0 से R तक कांस्टेंट होगा। हाँ फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है तो फिर घट गया, फिर से बाहर है फिर घट गया, ठीक है। यस सर। बस हमने ऐसे घटा दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। तो सरफेस में हमेशा हम इस पे जो होते हैं स्फीयर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हमेशा बाहर मानते हैं सरफेस वाले को। देखो मैंने हर जगह वॉइड लगाया, तुम वॉइड लगाओ, और अगर नहीं लगाना है तो इसको यहां भर दो, बस बाहर की तरफ भर दो, उस पॉइंट को आउटसाइड लेके सॉल्व करना। ऐसा समझ सकते हैं आपने ये जो नीचे वाला वॉइड लगाया है ग्राउंड पे वो R माइनस का है, वो एक मिनट ग्रुप पे नहीं देखा मैंने, एक मैसेज किया था, पोस्ट किया था, मैंने ये कहा था कि प्रैक्टिकली क्या 0 थिकनेस की कुछ हो सकती है? नहीं हो सकती। तो प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, और जब हम इस पॉइंट पे जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट आउटर हो गया ना, हाँ और ये वाला पॉइंट इनर हो गया, ये आउटर हो गया, तो हम फिर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो पूरा चार्ज अंदर आ गया ना, तो KQ by R स्क्वायर हो गया। सर आपने इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया है इसमें आपने वॉइड के पॉइंट्स कैसे देखे? अरे यार डिसकंटिन्यूअस होगा ना इस पॉइंट पे, शेल पे। वो R की R पुट कर नहीं मतलब ऊपर नीचे खत्म हो रही है ना। अरे हाइट दिख रही ना इसकी, ये है इसकी, ये वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तुम। ठीक है। फंक्शन आधा हो गया ना, फंक्शन ये चल रहा था, अरे यार तुम दिमाग ही नहीं लगा रहे, फंक्शन चल रहा था K2Q by R स्क्वायर, ऐसे चलता, लेकिन फंक्शन उसका आधा हो गया तो नीचे से जाएगा। सर वो कई बार ना सॉल्व करने पे ऊपर नीचे आ जाते हैं पॉइंट्स, इसलिए। अरे तो सॉल्व करके करोगे तो सही आएगा ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि सॉल्व करने पे कुछ और आ जाए। हाँ सॉल्व करने पे तो सही आता है, आपने वो डायरेक्टली बोल दिया। मैंने सॉल्व ही तो किया, और मैंने कौन सा मन से किया, ये सॉल्व नहीं किया। हाँ आपने अरे यार सेम कोऑर्डिनेट दोनों में छापोगे 2R, इसमें भी और इसमें भी, तो हाइट इसकी डबल आएगी ना। हाँ डबल उसकी आएगी।
ठीक है, तो इसमें शायद मैंने क्या 3 चार्ज लिए। अब इसमें भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड k q बाय r स्क्वायर, बाहर की तरफ, यहाँ k माइनस 3q बाय r स्क्वायर, यहाँ k 6q बाय। तो हम बेहतर एरो बना लें, इसका बाहर, इसका अंदर, इसका बाहर। तो मैं पोटेंशियल तो लगभग अंदाज लगा ही सकता हूं कि यहाँ पे जो भी ये कांस्टेंट है, इसके बाद डिक्रीज होगा, इसके बाद इंक्रीज होगा, इसके बाद डिक्रीज होगा। लेकिन अब हमें नहीं पता कि ये डिक्रीज होके नीचे चला जाएगा, ये इंक्रीज होके ऊपर जाएगा, क्या होगा, तो ये हमें देखना पड़ेगा। क्लियर? यस। तो इसके लिए हमें प्रॉपर ये हाइट चाहिए, ये कितनी थी, ये हाइट चाहिए, ये कितनी थी, तो उसके लिए हमें हाइट चाहिए। इससे हमने बस रफ बना लिया है कि ये ऐसा कुछ बनेगा। आया समझ में क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। वो हम डिफरेंशिएट करके देख लेंगे ना, है ना। और दूसरा आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, तो यहां से यहां तक 0, यहां से KQ बाय R स्क्वायर, यहां से नेगेटिव से बढ़, यहां से पॉजिटिव। अब एग्जैक्ट हाइट पता करनी है कि कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे है, वैल्यू निकाल के देखो। ये हमने रफ ग्राफ बना लिया। पक्का समझ गए मैं आया? यस सर। कि रफ ग्राफ तो तुम्हें डायरेक्ट दिख जाना चाहिए। अब एग्जैक्ट चाहिए तो वैल्यू देखो, अदरवाइज अपना काम चली गया। Hence proved? तो अब हम किसी भी हिस्से का फंक्शन भी निकाल सकते हैं। जैसे इसका फंक्शन पूछा होता तो क्या आता? R पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन बोलो। यही? हाँ सर। लेकिन पोटेंशियल में तीनों का रोल आएगा, पोटेंशियल में तीनों का रोल आएगा। KQ बाय R, K माइनस Q 4Q बाय R, K 9Q बाय कैपिटल R का 3 गुना। तो पोटेंशियल में सबका रोल आता है, चाहे वो शेल अंदर हो चाहे बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ बाहर की शेल का रोल आता है। सॉरी, सिर्फ अंदर की शेल का रोल आता है। चलो अब आते हैं अपन काय पे। ये इसी का ही चित्र चल रहा है ना, तो समझ गया ना। बहुत ही क्विक फिगर बना सकते हो, इतने टाइम की जरूरत नहीं जितना मैं कंज्यूम कर रहा हूँ इसमें, है ना। चलो ये तो हमने देखा कॉन्सेंट्रिक थी। अब अगर नॉन कॉन्सेंट्रिक होती तो कोई दिक्कत नहीं, सुपरपोजिशन तो है ना हमारे पास। कॉन्सेंट्रिक है तो हम सीधे कर ले रहे हैं सेंटर पे मान के, नॉन कॉन्सेंट्रिक पे सुपरपोजिशन। तो पहले कॉन्सेंट्रिक के आंसर देखें, थर्ड वाला R इक्वल टू 5R/2 निकाल लोगे, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, लेकिन पोटेंशियल में तीनों का रोल आएगा, और पोटेंशियल माइनस KQ/2R, KQ/2R। लेकिन एक तीसरा तो बच गया, 2Q बाय, शायद 2R नहीं 5R/2 था, हालांकि कटना है तो कटेंगे भाई 3/3 बाय 5R 3R, है ना। अब देखो पोटेंशियल ऑफ इनर शेल का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। क्लियर? और पोटेंशियल में सबका रोल आता है, तो आंसर क्या बनेगा? माइनस KQ बाय R प्लस KQ अपॉन 2R प्लस K2Q अपॉन 3R, 2R प्लस K2Q अपॉन 3R। क्लियर? आउटर शेल का K माइनस Q अपॉन 3R प्लस KQ अपॉन 3R, क्योंकि सभी में 3R यूज होना है तो क्यों ना चार्ज कॉमन ले लूं मैं। प्लस अब पूछा है मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए आपको सोचना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल का ग्राफ दिख रहा है, कांस्टेंट बनेगा, कुछ कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए इस कांस्टेंट की हाइट हम सोच लेते हैं। इस कांस्टेंट की हाइट क्या है, तो यही है जो पोटेंशियल एट सेंटर होता। यस, और सेंटर आएगा माइनस KQ/R, KQ/2R, K2Q/3R।
पक्का आया समझ में क्या किया मैंने? Yes, मैंने sir. हाइट ढूंढ ली, ये हाइट कितनी थी, सो दैट ग्राफ रफली बनाना आसान हो। अब इसके बाद बढ़ेगा, अगेंस्ट जा रहे हैं, हाँ फिर कांस्टेंट होगा, फिर घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दिख रहा है कि मैक्सिमम तो यही है, इस पूरे रीजन में मैक्सिमम है। Yes, sir. और मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि इस 2 और 3 का पोटेंशियल बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ E थ्रू आउट zero है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सिर्फ 2 और 3 का नहीं, इस पूरी लाइन पे बराबर है। एक्चुअली इस पूरे रीजन में पोटेंशियल बराबर है, बराबर है। ये इक्विपोटेंशियल रीजन है। Yes. क्लियर? Yes, sir. दरअसल इसमें- 2 इक्विपोटेंशियल रीजन है, एक ये इक्विपोटेंशियल रीजन है, इसका वोल्टेज अलग है, एक ये इक्विपोटेंशियल रीजन है। इसका मतलब इस दौरान मैं चार्ज को कहीं भी रखूं वर्क डन 0 होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर, इस रीजन में। ठीक है, चलो अब बोलो क्या बोल रहे थे। सर इसमें किसी भी x पे पोटेंशियल निकाल के डेरिवेटिव कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन जब हमें डायरेक्ट दिख रहा है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें? ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेटिव करने के लिए, मैक्सिमम पोटेंशियल। लेकिन मैक्सिमम मिनिमा हर फंक्शन के फंक्शन बदल रहा है ना, तो 4 बार मैक्सिमम मिनिमा करना पड़ेगा, इसका 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 इसका। वो तो हमें ग्राफ से पता चल गया, इनका करना मीनिंगलेस है। हाँ सर। मोनोटोनस फंक्शन है तो दिख ही रहा है ना मैक्सिमा कहाँ है। हाँ ग्राफ से। मैक्सिमा मिनिमा वहां करते हैं जहां हम ग्राफ ऐसा बन जाए, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि ये पॉइंट क्या है। अगर ग्राफ तुम्हारा ऐसा बन गया तो करने की जरूरत थोड़ी है ये। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमा नहीं करना था, यहाँ हमें ग्राफ से अंदाज लग गया था। ग्राफ हमने बनाया, हाइट देखी, ये हाइट मतलब किस पे, शायद कांस्टेंट आया था ऐसा बनना, तो ऐसा ऐसा। तो हमने कहा इस पूरे रीजन में पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में बस तरीका बदल गया है, यहाँ सिग्मा और ये मेरे सिर पे क्या है, माइनस सिग्मा, -2 सिग्मा। तो हम इस क्वेश्चन को क्यों ना ऐसे कर ले, इसको क्यू ले ले, इसको -8 क्यू ले ले। -8 क्यू समझ में आया? सिग्मा 4πr² और 8 क्यू का नेगेटिव सिग्मा 2 इंटू 4π2r। क्लियर? यस। तो हम क्या करेंगे, क्यू के टर्म में लिख लेंगे, और इसके बाद अब हमारा पुराने क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। तो इसका बाहर की तरफ है, इसका अंदर की तरफ है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ग्राफ कांस्टेंट घटा, ठीक है, और बढ़ा। क्लियर? कांस्टेंट के बाद घटा और बढ़ा, और ये ग्राफ बनेगा ऐसा। ये मुझे हाइट इसलिए पता चल गई क्योंकि ये -8 क्यू है, यहाँ नेगेटिव आएगा पोटेंशियल। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, के क्यू स्टार्टिंग से ही नेगेटिव था। हाँ, स्टार्टिंग से भी नेगेटिव हो सकता है, ये इवन ये हाइट भी नेगेटिव हो सकती है, तो वो हमें हाइट निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना है, के क्यू बाय आर, के -8 क्यू बाय k -8/2r, तो -3 के क्यू बाय। तो ये हमें पता चला, हमें ग्राफ में स्टार्ट कहाँ से लेना है, तो हमें पता चला ये तो नेगेटिव बन गया, तो नीचे से लेना पड़ेगा। हाँ सर। ये इसके बाद ग्राफ इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करके कहाँ पहुंचेगा वो देखें, तो हमें इस हाइट पे अब पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल एट आउटर सर गिरेगा ना? हाँ सर डिक्रीज होगा। सॉरी डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। आउटर शेल पे देखें तो के क्यू बाय 2r और के -8 क्यू बाय 2r, तो -3.5 बना। ये बना, इसके बाद इंक्रीज होगा और फाइनली इन्फिनिटी पे तो 0 होगा। सोच पा रहे हो? यस सर। हाँ सर। इन्फिनिटी पे तो 0 ही होगा। क्लियर? तो ये हमने पोटेंशियल का ग्राफ बना लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल आसान था, 0 ऐसा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक। हाँ यस सर। तो ये हुआ क्वेश्चन 2। बस मतलब क्वेश्चन 2 में कंक्लूजन ये था कि अगर सिग्मा दे रखे हैं
तो आप तो उसको सादे में कन्वर्ट कर लो क्यू में और नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्सेंट्रिक नहीं है तो हम वैसा सब नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तो कर ही सकते हैं कि दोनों को सुपर इम्पोज कर दें। सुपरपोजिशन। तो जैसे ये वाला रीजन, ये रीजन 0 रहेगा, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल भी शायद 0 ही है, लेकिन ये रीजन लाइज इनसाइड बोथ शेल्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और पोटेंशियल की वैल्यू दोनों के लिए खुद की रेडियस यूज करोगे 0, तो दोनों 0। और इसमें है तो इसका भी आंसर सेम आएगा। हाँ। ये किसने चालू कर, मैंने ही चालू किया। चलो दूसरे का भी आंसर 0 ही है, तीसरे का भी 0, तीसरे का भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का ग्राफ कंटिन्यूअस बनेगा तो सडन तो चेंज होगा नहीं। तो चाहे पॉइंट सरफेस पे हो, चाहे अंदर हो, चाहे जस्ट बाहर हो, आंसर तो सेम ही आएगा। इसका भी 0। ठीक। अब अगर हमें किसी और पॉइंट का निकालना होता, जैसे इस पॉइंट का निकालना होता, तो ये पॉइंट लाइज इनसाइड नेगेटिव शेल, लाइज आउटसाइड पॉजिटिव। तो अगर ये डिस्टेंस x होता तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की वजह से 0 आएगा, पॉजिटिव की वजह से k3/x² i। क्लियर? यस। सर नेगेटिव की वजह, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दोनों की वजह से आएगा, तो नेगेटिव की वजह से आएगा k3 खुद का रेडियस, लेकिन बाहर की वजह से डिस्टेंस आएगा सर अपॉन x। हैंस प्रूव्ड? यस। अब अगर पॉइंट हमारा इधर होता, यहां से y सेंटर से, तो अब ये पॉइंट लाइज आउटसाइड बोथ शेल्स। तो पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी k3/y² माइनस i कैप झेल रहा है। यस सर। y प्लस r का होल स्क्वायर प्लस i कैप। पक्का समझ में आया? नेगेटिव वाले का प्लस i कैप होगा, पॉजिटिव वाले का। ठीक। पोटेंशियल निकालना तो बिल्कुल आसान है, k3/y माइनस k3/r प्लस y, सेंटर से डिस्टेंस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सुपरपोजिशन। यस सर। तो सेम पुराने ही चल रहा है सब कुछ। यस सर। है ना? सुपर कॉन्सेंट्रिक है तो डायरेक्ट कर लो, नहीं है तो सुपरपोजिशन कर लो। कोई डाउट तो नहीं? अब 3D में गंदा सा पूछ लिया था r, तो पहले तो ये चेक करो क्या ये पॉइंट दोनों के बाहर है और दिख रहा है दोनों के बाहर। √3 है डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन सिंपली ये हो गया कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। तो ये r√3 है, ये r√2 है, तो पोटेंशियल k3/r√3 माइनस k3/r। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर से निकलेगा, r√3 का q, r(i) r(j) r(k). क्लियर? यस सर। k3/r√2 का होल स्क्वायर माइनस r(j) माइनस r(k). समझ गए? माइनस क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव होगा इसका, उसका रिप्रेजेंट नीचे क्यूब आएगा। क्यूब ही है, अरे स्क्वायर लगा क्यूब। हैंस प्रूव्ड हो गया। कॉमन सेंस था सब कुछ। चलो ये तो सॉल्यूशन ही चल रहे होंगे इतने सारे। अब आया सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसा था, पोटेंशियल हम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा है। अब मैं देखता हूं मैंने किस मेथड से निकाला है, इंटीग्रेशन से। ठीक है, हमारे पास एक और तरीका था इंटीग्रेशन करने की, ऐसा वाला इंटीग्रेशन करने की वजह ये शायद मैंने लॉजिकली निकाल दिया। हाँ, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि देखो बाहर मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं कि पोटेंशियल k3/r है। अंदर की दिक्कत है, बाहर समझ गए कैसे? तो मैं बाहर निकाल के दिखा देता हूं। तो क्यों ना हम इसमें एक शेल मान लें। मान लो हमें नहीं पता है अप्रोच को, तो हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे ये शेल मान लिया। ठीक है, r बाहर है, तो हमारा इंटीग्रेशन पोटेंशियल dv का इंटीग्रेशन आएगा और dv k dq बाय
आर होगा, होगा। इस डी क्यू को पूरा सेंटर पे मान सकते हैं ना, शेल के लिए तो हम प्रूव कर ही चुके हैं। और के बाय आर बाहर आ गया, क्योंकि आर सबके लिए कांस्टेंट है, तो मेरे ख्याल से बाहर तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब बात उठी कि अंदर क्या करना है, तो अंदर के लिए हमें क्या थोड़ा बड़ा फिगर बनाना पड़ेगा। अब मुझे निकालना था इस पॉइंट पे, तो हमने क्या किया, पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पे, हमने लिया एक शेल एक्स पे, ये चार्ज है डी क्यू। अब मैं कह रहा हूं के डी क्यू बाय स्मॉल आर, 0 से आर, प्लस के डी क्यू बाय एक्स, आर से आर। ये समझो क्या किया मैंने। अंदर और बाहर के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन कर, क्योंकि अगर शेल अंदर है, अगर शेल अंदर है तो रेडियस डिस्टेंस कौन सा यूज होगा, कैपिटल आर। देखो, इफ शेल लाइज इनसाइड पी, इफ शेल लाइज आउटसाइड, और आउटसाइड के लिए जरा सोचने की कोशिश करो, पॉइंट पी ये है, शेल आपकी ये होती, तो इस शेल की वजह से पोटेंशियल एट पी लिखते, तो के डी क्यू बाय रेडियस तो खुद की यूज करते ना। हाँ सर, यस सोच लिया। यस सर। इसलिए हमने ऐसे दो पार्ट में तोड़ दिया। चलो अब हम देखें इसको, तो आंसर लिखें तो इसका dq की वैल्यू, dq की वैल्यू सिग्मा रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं। तो 0 से r k इंटू रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx बाय r। स्मॉल r कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, ये आ गया पहला पार्ट। यस सर। दूसरे के लिए रो 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय, नीचे एक्स ही है, आर से आर। अब इसको इंटीग्रेट करो तो के रो 4 पाई, एक एक्स कट गया, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, झिला ए। यस सर, यस सर, यस सर। तो मोमाया कॉमन ले लो चाहो तो, के रो 4 पाई, ये बना आर स्क्वायर बाय 3 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर बाय 2, ये बना। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल एट आर का फॉर्मूला है। घबराओ मत, सेम है, सेम वही फॉर्मूला है जो हमने निकाला था। ये 1/6 बनेगा, एक 1/2 बनेगा, तो 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी फॉर्मूले हमारे वैसे ही बन जाएंगे। तो ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देखने के काम आएगा। ले लिया सर। और अब हमने इसी को कन्वर्ट किया तो हमारा फॉर्मूला आया के क्यू बाय 2r क्यू, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही बना था, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये बना था। ठीक है, याद रखने का तरीका, मैं तो सिंपली इस फॉर्मूले को कैसे याद रखता हूं, निकाल लेता हूं। ये याद रखता हूं कि यहां पे के क्यू बाय आर है, और सेंटर का याद रख लेता हूं 3/2 के क्यू बाय आर की वैल्यू 0 छापो, सेंटर का याद कर लिया। तो इससे देखो, पहले तो हमारा ग्राफ बनाना आसान हो गया कि 3/2 के क्यू बाय आर से के क्यू बाय आर पैराबोला है। इसके बाद ऐसे है ना, और r इक्वल टू 0 पे 3/2 के क्यू बाय आर है, r इक्वल टू r पे के क्यू बाय आर। तो इससे अंदाजा लग जाता है कि किस पे 3 आएगा, किस पे 1 आएगा। सोचो, इस पे आपको अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत याद रहता है कि के क्यू बाय आर क्यूब टाइप का है जो भी है। अब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, r की वैल्यू जब कैपिटल R छापोगे, ऊपर 2 आ गया, तो नीचे भी 2 चाहिए, और r की वैल्यू 0 पे अपने आप 3/2 बन गया।
तो हम ऐसे ही याद रख सकते हैं कि रफ याद रहेगा कि क्या आंसर था। कंफ्यूजन इसी में होता है कि 3 किस पे है और कौन आगे कौन पीछे, तो ऐसे वेरीफाई कर लेना इन 2 केसेस से। सेम यही ग्रेविटी में भी आएगा, ग्रेविटेशन में बस अंतर क्या आ जाएगा, समझ गए? ये बन जाएगा फॉर्मूला, के क्यू को जीएम से रिप्लेस कर देंगे। और नेगेटिव क्यों आया ग्रेविटेशन में? अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन में पोटेंशियल हमेशा ही नेगेटिव आता है, अट्रैक्टिव ना? अट्रैक्टिव नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है ग्रेविटी। ठीक है, मैंने जो अप्रोच बताया था भगवान जाने समझ में आया कि नहीं वो, लेकिन मैं समझा देता हूं। निकल गया क्या? एरिया से बताया था शायद, है ना? आपने डेल्टा वी निकाल के माइनस कर दिया था। हाँ, मैंने ये बताया था कि यहाँ बाहर तो के क्यू बाय आर कॉमन सेंस है, तो इस आर पे भी हमें पता है के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है, अब हमें पता करना था कि एक्चुअली यहाँ कितना है, तो हमने कहा कि इसका एरिया अंडर द कर्व, इसका एरिया ही चेंज इन पोटेंशियल है। सोचो, ई और आर का एरिया लोगे तो ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन बनेगा, चेंज इन पोटेंशियल आएगा, एक्चुअली उसका नेगेटिव, लेकिन हमें दिख रहा है कॉमन सेंस ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है तो अंदर जाने पे पोटेंशियल बढ़ेगा। अब इसका एरिया, हाइट कितनी है, बेस कितना है, आर, बेस आर है, तो और एरिया कितना हो गया, आ गया 1/2, तो 1/2 के क्यू बाय आर का इंक्रीमेंट आएगा, तो कितना बन जाएगा, ये तो हमने ये हाइट निकाल ली कि ये हाइट कितनी आएगी, तो ऐसे याद रख सकते हो। समझ में आया? इस ट्रायंगल का एरिया क्लियर, और ये जो डॉटेड है ना, डॉटेड का एरिया ये हाइट है, ये हाइट डॉटेड का एरिया, वो हमने इंटीग्रेशन किया नहीं क्योंकि हमें बाहर पता था। अब हमें पूछा था बीच वाले का कितना आएगा, तो अब हमने सिंपली ये देखा कि हमें इसका आंसर मिल चुका है। अब यहां से स्मॉल आर जाने तक घटना है कुछ, और कितना घटेगा, जो ये एरिया होगा। और ये एरिया मैं कैसे लिख रहा हूं, टोटल का एरिया ये था पूरे ट्रायंगल का, हाँ, इसका इतना टाइम्स इसका एरिया होगा, आर बाय आर। सर स्क्वायर दो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशो, स्क्वायर के रेशियो में झिलाए, क्योंकि जो बेस का रेशो होगा वही हाइट का रेशो होगा, तो एरिया पे स्क्वायर आ गया। तो हम डायरेक्ट इस बचकुंटे ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हैं, हाँ, और जितना इसका एरिया है उतना ही डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसका जो आ रहा था आपका आंसर, उसमें से के क्यू बाय 2r का r बाय r का होल स्क्वायर घट जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आ गया ना आंसर, यही तो था। हाँ सर, इतना दिमाग लगाने से अच्छा फॉर्मूला याद कर लीजिए, इससे बढ़िया रट मार ओके याद कर लो, कौन सा स्कूल में पूछा जाएगा। लेकिन अब इनकेस तुम बिल्कुल ही भूल गए, कुछ ही याद नहीं तुम्हें, सेंटर का कितना था, क्या कितना था, और एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे पास 10 घंटे हैं, निकालो। ओवरऑल प्रूफ पता होना चाहिए, बस ये सर मैंने 2 प्रूफ बताए, 2 में से एक भी पता हो तो काम चल जाएगा। सर रेशियो का स्क्वायर क्यों लिया था? अरे यार, ट्रायंगल में, सिमिलर ट्रायंगल में जो बेस का रेशो होगा, एरिया का रेशो उसका स्क्वायर होगा ना। डायमेंशन बढ़ गई, इस वजह से स्क्वायर हुआ ना? नहीं, कॉमन सेंस से स्क्वायर हुआ रे। इसका और इसका जो रेशो है, इसका और इसका रेशो है, हाँ, तो बेस भी उतनी ही गुना, हाइट भी उतनी ही गुना, तो एरिया उतने का स्क्वायर गुना। अच्छा, ओके। हेलो सर, बचपन में नहीं, सुनो, एक पजल का क्वेश्चन नहीं देखा कि एक गणेश जी की मूर्ति है, गणेश जी की स्टैचू है 10 फीट की, उसमें कॉस्ट आई तुम्हारी 100,000 रुपए। अब तुम वही मूर्ति बनाने वाले हो 30 फीट की, तो कॉस्ट कितनी आएगी? 3,000। अरे गधो, नहीं सर, वॉल्यूम भी होएगा, तीसरी डायमेंशन 27,000 गणेश जी तीनों डायरेक्शन में बढ़ेंगे ना,
तो ये वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है ना, यस सर। तो उनका बेस भी उतने ही टाइम्स बढ़ेगा, बेस भी 3 गुना, हाइट भी 3 गुना और अंदर वाली विड्थ भी 3 गुना, तो 27 गुना माल ज्यादा लगेगा। हाँ सर। आया कॉमन सेंस? यस हाँ। सर। मतलब वॉल्यूम की वजह से हमने into 27 किया। मतलब हर चीज में जो भी तुम्हारी देखो, जो भी तुम्हारी कॉस्टिंग है हमने मान लिया वॉल्यूम के हिसाब से बदल जाएगी, और सही भी बात है, मटेरियल वॉल्यूम के हिसाब से ही तो लगेगा। अब कुछ चीजें सरफेस एरिया पे भी डिपेंड कर जाती, जैसे अगर सिर्फ हमें इसकी पेंटिंग का कॉस्ट निकालना होता, पेंटिंग कॉस्ट, तो यहाँ पेंटिंग कॉस्ट 500 रुपए दे रहे हो, तो यहाँ पेंटिंग कॉस्ट 500 रुपए का 9 गुना दोगे। ये समझ में आया? यस सर। पेंटिंग तो सरफेस पे ही करोगे ना। हाँ सर। तो बचपन में नहीं करते थे, तार फेंसिंग में कितना पैसा लग रहा है, टेंट लगाने में कितना लग रहा है, हाँ टेंट का होता था एरिया लेते थे, तार फेंसिंग में पेरीमीटर लेते थे। भरने के लिए वॉल्यूम ले। हाँ कॉमन सेंस है। चलो आगे बढ़ो। हेलो ये सर। फॉर्मूला रटवा रहा हूं हर हाल में, ठीक है ना? इसके क्वेश्चन शायद मैंने कराए नहीं क्या, इसके क्वेश्चन आगे होंगे, स्फीयर के कराए होंगे। हाँ अब बात उठी कि लाइन का और शीट का कैसे करेंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसका आया कि पोटेंशियल तो डिफाइंड ही नहीं है एब्सोल्यूट, तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड डिफाइंड है, तो वो तो हम इंटीग्रेशन से कर ही लेंगे। तो इसमें यूज इंटीग्रेशन टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? यस सर। और रियलिटी ये है कि शीट में तो इंटीग्रेशन हमें करना ही नहीं पड़ेगा। क्या वाकई में करना पड़ेगा? नो सर। करना पड़ेगा। ए और बी में अगर निकालना है, ये लेंथ एल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एल होगा सीधे। बस किसका ज्यादा होगा? वो ई के एरो से देख लो। क्लियर? हाँ सर। और मेरे ख्याल से ये ध्यान देना जो मैं बात बोलने वाला हूँ, ये भी अगर मैं ऊपर रख देता यहां तो भी हमें दिक्कत थी नहीं, हम लेंथ तो यही लेंगे। इवन किसी भी पाथ में जाते बजाय कि हम क्या करें, इस पाथ को 2 हिस्सों में तोड़ लें, एक ये एक ये, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन। यहाँ तो वर्क डन 0 है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो वर्क डन आना है यही आना है, तो आपको कौन सा डिस्टेंस लेना है? परपेंडिकुलर। तो अगर मैंने शीट का नहीं बताया, तो शीट का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट R1 minus R2, where R1 and R2 are perpendicular distances। बताया? अब देखो मैथ्स का क्वेश्चन बना लें अब हम इसी से, कि ये प्लेन दिया x + y + 2z = 3, एक पॉइंट है 1, 1, 1, एक पॉइंट है 2, 0, 3। अब पूछा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो हम क्या करते हैं, ये लेंथ निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। 1, 1, 1 छापो, याद आया कुछ? यस सर। ये लेंथ 1/√6 है। हाँ हाँ। तो B की लेंथ ज्यादा है, एक्चुअली B की लेंथ ज्यादा है। B की लेंथ 203, 6 और 2 8, 5/√6 है। हिल गया। तो किसका पोटेंशियल हाई है, A का या B का? A का। तो VA माइनस VB सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 5/√6 माइनस 1/√6। तो कंफ्यूजन खत्म, किस में से किसको घटाना है? नहीं सर, हो गया। तो शीट का सबसे आसान केस है, और बड़ी अच्छी बात है, हम आगे जितना पढ़ेंगे कैपेसिटर खासकर टॉपिक, उसमें हम शीट ही के लिए ही सॉल्व करेंगे। कैपेसिटर 2 तरह के हम बनाएंगे, एक्चुअली 3 तरह के, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और शीट, ऐसे बनाएंगे कुछ हम। तो स्फीयर के पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, शीट, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है। इसका मतलब कैपेसिटर में इतने फॉर्मूले का रट्टा ही नहीं होगा, सिर्फ शीट की बात करेंगे, है ना? हाँ सर। मतलब आज की क्लास की जरूरत पड़ेगी कैपेसिटर में पूरी। चलो पक्का आ गया समझ में शीट का? यस सर। कंडक्टिंग होगी तो डबल हो जाएगा ना? तो यही वैल्यू बदल जाएगी ना, वो तो ये वैल्यू की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन अगर क्यू के टर्म में दिया है तो वही आएगा।
जो भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ले लेंगे हम, है ना। तो तुम इसकी जगह ई लिख लो ना, कंफ्यूजन है तो। जो भी इसकी ई की वैल्यू होगी वो ले लेंगे। समझ गए? तो शीट में निपटा दोगे किसी भी पॉइंट में, 3D में स्पेस में कहीं भी पूछा जाए। यस सर। अब अगर सिमिलरली लाइन का पूछा जाता है तो लाइन में भी ये तय है कि ए और बी में निकालोगे तो भी आपको किस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी? परपेंडिकुलर। और लॉजिक इसका क्या है? वंस अगेन हम ऐसे चले जाएं इस बात में, और ऐसे क्यों जा पा रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, पाथ इंडिपेंडेंट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। याद आया? यस सर। तो मुझे जाना था ये सियान लाइन पे, लेकिन हम जा सकते हैं येलो लाइन पे, और येलो लाइन पे यहाँ पे आंसर 0 है। तो जो आंसर आएगा यहाँ का आएगा, और यहाँ का आंसर इंटीग्रेशन है 2k लैम्डा log r2 by r1। अब ये r2 by r1 है, r1 माइनस r2 है, वो हम कॉमन सेंस से देख लेंगे, प्लस और माइनस से। ठीक है? यस सर। ये समझ गए ना, माइनस माइनस की हम टेंशन ही नहीं लेंगे इसे। हाँ माइनस बाहर आ जाएगा R1 क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब नहीं है, रिलेटिव पूछा जाएगा, R1 by R2 आएगा या R2 by R1 आएगा, वो हम अंदाज लगा लेंगे। और अंदाज लगाने के लिए मैं फिर से 3D फिगर दे रहा हूँ। बड़ा ओपन छोटे होना चाहिए। हाँ, हमें लाइन की इक्वेशन दी होती, फिर से मैं सिर्फ मेरा पर्पस है तुम्हारा थोड़ा ये रिवाइज कराना। ये लाइन की इक्वेशन होती, ये पॉइंट होता 1, 2, 3, ये होता 3, 0, 1। तो आपको कौन सी लेंथ चाहिए? R1 R2। मैथ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। हाँ। अब अगर मान लो सॉल्व करने पे R1 लेस देन R2 आता है, सॉल्व करने पे मान लो, ठीक है, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है? ए का। तो हम क्या करेंगे? लॉग के अंदर बड़ा ऊपर छोटा नीचे, और ये a माइनस बी। समझ गए? डिस्टेंस बड़ा तो R2 ही है ना। हाँ, पॉजिटिव चाहिए ना हमें ये चीज। तो बड़ा R2 ऊपर लेंगे ना। अब फिजिक्स में ऐसा आएगा नहीं, फिजिक्स में तो सीधे ऐसा आएगा। देखो, ये इतना गंदा नहीं दिया होगा, ये दिया होगा जैसे y एक्सिस के लॉन्ग या x एक्सिस के लॉन्ग दे रखा है, x के लॉन्ग, है ना। ये लैम्डा है। अब पॉइंट दिया होता 1, 2, 3, 4, 1, 4, 3, 3, ये था। तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस यहां निकालने के लिए हमें मैथ्स नहीं लगानी है। क्या आएगा ये डिस्टेंस? 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट 13 आएगा। 3√2। 3√2। इसका 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 13। यस। ये रूट 18। तो किसका पोटेंशियल हाई है, ए का या बी का? ए का। तो VA माइनस VB पक्का पॉजिटिव है। तो हम इसे 2k लैम्डा, और पॉजिटिव बनाना है तो लॉग में बड़ा ऊपर, log छोटा 2k कॉमन सेंस। यस सर। ठीक है, चलो। तो इनका कंक्लूजन ये था। अब हमने कुछ क्वेश्चन किए होंगे सॉलिड वॉलिड के। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है। याद करो, ग्रेविटेशन में यहां से कहते थे r/2 ऊपर r/3 नीचे, ग्रेविटी का रेशो निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही रेशो तो था। अब हमसे कहा जाए पोटेंशियल का रेशो निकालो, निकाल सकते हैं ना सब कुछ। यस सर। ठीक, चलो। पोटेंशियल एट r/3 अबव महाटप्पा kq by r/3, r/3 बिलो तो kq by 2r3, 3r स्क्वायर। क्या हुआ? तो r प्लस r/3 होगा ना। 4r/3 है, 4r/3 पहले में 4r/3। ठीक है, चलो। अब ये 2r/3 का होल स्क्वायर। याद आया ये क्या हुआ? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि सरफेस से 2r सरफेस से r/3 है, सेंटर से कर दे। क्लियर? यस सर। तो ये तो 2 शुरू के फॉर्मूले थे। तीसरे में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट पे पूछा है, तो ये पॉइंट लाइज इनसाइड
इनसाइड, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा इनसाइड का, और इनसाइड का फॉर्मूला लगाया ये। क्लियर? देखो अब वेक्टर तो है नहीं कि कुछ हमें वेक्टर की दिक्कत आए, सीधे हमें सेंटर से डिस्टेंस चाहिए। ये आउटसाइड है तो आउटसाइड का फॉर्मूला, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन आया समझ में, 3r से सेंटर पे, 3r से सेंटर पे, तो इस पे पोटेंशियल 3/2 kq/r है, 3r पे kq/3r है। क्लियर? तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी बढ़ गई वो हमने काम किया, और कितनी बढ़ गई, 3/2 kq/r, kq/3 kq/3r। As proved? यस। आगे बढ़ते हैं। इवन अब हम कैविटी में भी वही चीज कर सकते हैं पोटेंशियल के लिए। मेरे ख्याल से बिल्कुल ऑब्वियस था ये कि इसके लिए निकालना था हमने एक बड़ा 8q माना, छोटा q माना, छोटा -q, बड़ा 8q। और अब हमसे किसी भी पॉइंट पे पूछा होता, किस पे पूछा है, ए पे, ए पे, तो ए इसके लिए वहां है, इसके लिए यहां है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? क्लियर? kq है उसकी रेडियस, और इसका क्या बनेगा? दोनों को जोड़ दो, ये वेक्टर तो है नहीं तो ये तो बहुत आसान बनेगा स्केलर से। ठीक है, इनमें वेक्टर पूछ नहीं चाहते क्या सर? वेक्टर का मतलब ही नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है ना। अब दूसरा इस पॉइंट पे पूछा था, तो इसके लिए ये पॉइंट इधर आएगा r/2 पे, B, इसके लिए इधर आएगा -q, 8q, तो इस पे कितना बनेगा, -3/2 kq/r, और गलती मत करना, इसकी रेडियस r/2 है। ये इसका फॉर्मूला सेंटर का, लेकिन इसके लिए वो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, kq/2r3, 3r² -r/2 होल। इन दोनों को जोड़ दो तो ओवरऑल सबके निकाल लो। पक्का आ गए थे दोनों समझ में? हाँ सर, हाँ। चलो तो खत्म हो गया, यही क्वेश्चन किए होंगे। वो अगला पेयर और है, एक पेयर और। हाँ, फाइंड v एट सेंटर। ये पक्का समझ में आया। सरफेस का इन्होंने आंसर v0 दे रखा है, तो v0 मतलब kq/r की वैल्यू दे रखी है, तो सेंटर का आंसर होता है 3/2 kq/r, मतलब पहले का आंसर 3v0/2। एट डिस्टेंस r/4 फ्रॉम सरफेस आउटसाइड, तो आउटसाइड का आंसर 5r/4 का हो, सॉरी सिर्फ इतने, तो 4/5 kq/r, 4/5 v0। क्लियर? लेकिन इनसाइड के लिए निकालने के लिए आपको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2r³ 3r² -3r/4 होल स्क्वायर। तो kq/r कॉमन ले लो, ये क्या 39/32 बना, ये v0 है। यस सर। और v0 से तो बड़ा आना ही था, समझ गए ना, सरफेस से तो ज्यादा ही आएगा ना अंदर। तो ये हमें पहले से पता था कि 3v0/2 से v0 के बीच में आएगा, और ये हमें पहले से पता था v0 से लेस आएगा, बाहर है। चलो पहला क्वेश्चन कॉमन सेंस। सेकंड क्वेश्चन, मैक्सिमम स्पीड ऑफ q, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है और बाहर भी ऐसी है, तो ये हमेशा अट्रैक्ट होगा, फोर्स तो उल्टा आता है। हाँ सर। लेकिन ज्यों ही ये सेंटर से इधर जाएगा, लाइंस ऐसी हो गई, तो इस पे फोर्स हमारा पलट गया, तो फोर्स इस पे ऊपर, फोर्स इस पे ऊपर, तो बाय सिमेट्री जहां से छोड़ा है वहीं पे रुकेगा। ये समझ में आया? यस सर। क्योंकि वापस से हमारी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही हो गई, तो वापस से काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, सेंटर पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो ये ऑक्सीलेट करेगा। ठीक है, SHM तो पक्का नहीं है,
प्रोपोर्शनल टू हाँ, एक्स नहीं सर। बचेगा। हाँ, अब निकालें तो इस पे निकालना है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू के क्यू बाय 2R। झिल गया? आर। हाँ सर। इस पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी माइनस Q 3/2 के क्यू बाय R। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, ठीक है। इवन हम इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी निकाल सकते थे, जैसे इस R पे स्पीड पूछी होती, तो काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं हाफ mv डैश स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी माइनस Q इंटू फॉर्मूला गंदा सा, वो 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो हम कहीं पे भी स्पीड निकाल सकते हैं। हाँ सर। लेकिन अब हम ये समझते हैं ये SHM है कि नहीं। तो SHM होने के लिए मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे फोर्स निकालो। जब पॉइंट अंदर था तो यहां पे फोर्स आएगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये तो प्रोपोर्शनल टू x है, लेकिन क्या यहां प्रोपोर्शनल टू x है? यहां फोर्स k क्यू बाय x स्क्वायर बनेगा। तो इस पार्ट में अगर SHM है तो इस पार्ट में तो SHM नहीं बनी, इसका मतलब कंबाइंड SHM नहीं है। कंबाइंड मोशन इज नॉट SHM, ठीक है। बीच में कहीं छोड़ते तो हो जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि अगर हमने यहां कहीं से रिलीज किया होता तो फिर ये इन दो के बीच में ऑक्सीलेट करता, तो ये SHM होता। और अब उस SHM का टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं, हमारे लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि हम x पे फोर्स निकाल लेते हैं। Q इंटू के क्यू बाय आर स्क्वायर एक्स बाय आर, यही फॉर्मूला बनता। हाँ सर। ये हमारा 2 पाई अंडर रूट m बाय k वाली चीज मिल गई। हाँ, के मिल गया, सीधा आ गया। झिल गया टाइम पीरियड कैसे निकाला? यस सर। सेंटर से x पे फोर्स निकाला QE करके, प्रोपोर्शनल टू x है, ये टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाय k। अप्रोक्सीमेट करने ही नहीं पड़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ही आया, ठीक है। हाँ चलो मिटा दूं। सर ऐसे ही सेम ग्रेविटेशन में भी होता है ना? ग्रेविटेशन में सेम, जो क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं सेम टू सेम ग्रेविटेशन में भी है। ग्रेविटेशन में बस एक ही चीज अलग है जो केप्लर्स लॉ है। कराया था ये क्वेश्चन। कैसा? सर उसमें भी पार्टिकल ऊपर से छोड़ेंगे तो SHM नहीं होगा, और अंदर से छोड़ेंगे तो अंदर से SHM छोड़ेंगे तो SHM होगा, क्योंकि फोर्स लीनियर है, फिर बाहर लीनियर नहीं है। चलो अब आया ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे करेंगे? तो सेंटर पे निकालना है, सुपरपोजिशन कर लो, प्लस अलग कर लो, माइनस अलग कर लो, ये Q ये 8Q, और लास्ट में वैल्यू बदल रखना मत भूलना। 8Q की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई 2R का होल क्यूब है, या Q की वैल्यू रो 4/3 पाई R क्यूब। अब सेंटर पे निकालते तो इसका 3/2 8Q बाय कैपिटल R आता 2R, और इसका आता 3/2 KQ बाय R। वंस अगेन ध्यान रखना रेडियस क्या क्या दे रखी, ऊपर 8Q है, ठीक है। ये आंसर आ जाते, दोनों को कंबाइन कर दो। हाँ, इसमें मैंने दो तरीके बोले थे, ये तो सुपरपोजिशन हो गया, इंटीग्रेशन से आ जाएगा। x पे ये शेल मानो तो इसका आएगा k dq बाय x, और dq रो इंटू 4 पाई x स्क्वायर dx, और लिमिट r से 2r, ठीक। डाउट था इसमें? नहीं सर, हो गया। क्योंकि हर शेल के पॉइंट अंदर ही है, तो शेल की खुद की रेडियस यूज करेंगे। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन ही होना चाहिए, लास्ट ही था। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर अपना खत्म हुआ। सर एक बार वो बता दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड वॉल्यूम। सुनो, क्वेश्चन में हमेशा क्या करो, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज किया करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्लास में नहीं कराए होंगे, बस आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे हमने अगर हमने ऐसे छोटे छोटे ये बॉल्स हैं, इनको कंबाइन कर दिया, मर्क्यूरी बॉल्स, रेडियस निकाल लो कंबाइन और बस चार्ज कर दो, सिंपल। तो ये कंबाइन हो गया। तो अगर ऐसी 4 बॉल्स होती, इनको कंबाइन करते तो इन सब का चार्ज था Q, रेडियस थी स्मॉल r, तो एक का सबका पोटेंशियल V था,
और v की वैल्यू kq/r थी। क्लियर? अब चार्ज आएगा 4q और रेडियस आएगी कुछ r, और r कैसे निकालेंगे? 4/3 पाई r क्यूब, 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। झिल गया? क्यूब रूट ऑफ 4r। यस सर। हाँ सर मिल गया। तो इसका पोटेंशियल आ गया k 4q बाय r, क्यूब रूट ऑफ 4r। k 4q बाय 4 पे 1/3 r, तो 4 पे 2/3 v। झिल गया? ये क्या हुआ? यस सर, जल गया। समझ गया ना? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करो तो टोटल चार्ज आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम करो तो रेडियस आ जाएगा। बस नया फॉर्मूला लगा देना जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो। सर एक बार वो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का बता देंगे जो आपने लास्ट क्लास में बताया सिर्फ था। एक ही चीज समझना है, कंडक्टिंग दिया है तो चार्ज विल बी ऑन सरफेस ओनली, इट विल बिहेव एज हॉलो शेल। बस इकलौती मतलब एक ही चीज यही ध्यान रखना है बस। इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 से डिवाइड कर दें क्योंकि 2 सरफेस ऊपर नीचे की मिल जाएंगी। नहीं, वो तो प्लेट के लिए करेंगे ना, अभी ये स्फीयर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी सिर्फ स्फीयर का ही ध्यान रखो। स्फीयर में आप कुछ प्लेट भी की हो बता हमें चुके हॉलो हो ना? शेल ही मानना है, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, जैसे सॉलिड कंडक्टिंग भी लिखा है और इसको क्यू दिया है, और हमसे पूछा है बताओ पोटेंशियल एट सेंटर, तो ये 3/2 kq/r नहीं होगा। मान के करेंगे। समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0, kq/r ये स्क्वायर। r/r नहीं होगी, इट विल बी 0। अच्छा हाँ, ओके, सिर्फ सरफेस पे ही है, इट इज बिहेविंग लाइक अ शेल। तो सॉलिड कंडक्टर कुछ और नहीं, शेल। चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता है। आखिरकार समझ गए? हाँ, और प्लेट का भी तो बताया था ये आपने चीज लास्ट समझ क्लास गए? में। हाँ, ये तो चीज आ समझ गया। गए? यस। ठीक है। तो इवन कोई भी सॉलिड हो, सॉलिड कंडक्टर है तो चार्ज होगा सरफेस पे ही, तो उसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके ही मानेंगे। कंडक्टर में कभी भी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, कंडक्टर में हमेशा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। यस सर। ठीक है? चाहे वो सॉलिड हो चाहे यस सर। चाहे सॉलिड हो, हॉलो हो, कुछ भी हो, हम हॉलो ही मानेंगे। तो क्या होगा, डीसीटी में कई क्वेश्चन में कंडक्टर लिखा होगा, हाँ सर तो लिखा है। अगर कंडक्टिंग शेल लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो शेल ही है। अगर कंडक्टिंग सॉलिड भी लिखा है तो भी वो शेल ही है। सरफेस पे मान लेंगे। सरफेस ठीक पे है? मानेंगे। मानोगे ये तो सरफेस पे। आ गया था, इसमें डाउट नहीं था, कोई प्लेट वाले में डाउट हमें नहीं था। इसमें ध्यान नहीं देना, कुछ भी लिखा हो। हाँ, कुछ भी नहीं ध्यान देना तुम्हें, तो कंडक्टर लिखा है तो शेल ही मान लेना। नहीं, ध्यान तो देना है, सॉलिड नहीं मानना है, बस उसको शेल मानना है। अच्छा, सरफेस पे कंडक्टर। सरफेस पे मान लेना है ना। जी। अब आया दूसरा पॉइंट अपना। दूसरा क्या था, शीट का। तो शीट में बस ये कह रहे हैं कि कंडक्टर कितना भी हो, कंडक्टर के पास हमेशा 2 सरफेस होंगी। कंडक्टर ऑलवेज हैज 2 सरफेसेस। इकलौता ये पॉइंट याद रखना है बस। अब मैं 2 पॉसिबिलिटी देता हूं कि अगर मैंने इसको चार्ज क्यू दिया, तो ये दोनों तरफ q/2 बढ़ जाएगा। समझ गए? हाँ। और अगर मैंने इसको सिग्मा दिया तो ये दोनों तरफ सिग्मा/2 नहीं, सिग्मा ही रहेगा वो तो, क्योंकि ना डेफिनेशन ही सिग्मा की है सरफेस के हिसाब से। ठीक है? तो ये दोनों तरफ सिग्मा रहेगा, क्योंकि सिग्मा की डेफिनेशन ये है कि सरफेस के हर पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी सेम है। तो अगर आपने सिग्मा/2 कर दिया तो फिर ये सिग्मा/2 दिया ना आपने, सिग्मा थोड़ी दिया। यस सर। समझ गए? यस सर। अब कॉमन सेंस है। अब हमसे पूछा है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ, तो 2 सरफेसेस है, दोनों का आंसर आएगा। दोनों का ये डबल कर दो, यहां भी 2 सरफेसेस हैं, दोनों का आंसर आएगा, डबल कर दो। अब आया समझ में कुछ? हाँ सर। क्या हट गया कंफ्यूजन? हाँ, कि जब चार्ज का कर रहे हैं तो आंसर हमारा वही आ रहा है जो इंसुलेटर आ रहा है, लेकिन यहां हमारा आंसर डबल हो जा रहा है। और फील कैसे करो, 2 सरफेस होने की वजह से वही डेंसिटी मेंटेन करने के लिए दुगना चार्ज देना पड़ा। स्टेटमेंट पे ध्यान देना। 2 सरफेसेस होने की वजह से
वही डेंसिटी मेंटेन करने के लिए आपको डबल चार्ज देना पड़ा। मैं तो ऐसे समझाता हूँ, चलो ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर है, शायद इससे काफी अच्छे से समझ में आ जाए। इसको सिग्मा, इसको चार्ज क्यू दो, इसको चार्ज क्यू दो, तो चार्ज क्यू दोगे तो एक ही सरफेस पे क्यू आएगा, लेकिन यहाँ पूरा तो क्यू होगा लेकिन Q/2 आएगा। लेकिन जब आप सिग्मा लिखोगे तो इसका सिग्मा बनेगा, इसका सिग्मा/2 बनेगा। एक तरफ का समझ गए ना? इसीलिए अगर डबल नहीं करोगे तो आंसर अलग अलग आएंगे। मैं उधर 2 क्यों देना पड़ेगा? हाँ सर, क्लास चल रही है और चल रही। मुझे पता है। हाँ। सर ये बताओ, आपका बच्चे कह रहे हैं काम थोड़ा ज्यादा है तो आज आप क्लास मत रखो, पुछाई करनी थी मुझे। कौन से बच्चे कह रहे हैं? यही जो अभी जिनको आप पढ़ा रहे हो। क्यों रे दोस्तों? नहीं हाँ। सर नहीं। हाँ नहीं सर, नहीं तो आप शाम को मत लो तो मैं पुछाई कर लूं परसों। परसों शाम को मतलब आज तो मेरी हो ही गई ना। केमिस्ट्री की है सर। हो गई ना, हाँ आज हो गई। वो कह रहे हैं शाम को आज आप पुछाई मत करो। आप पुछाई मत करो, आप मत करो। हाँ हाँ सर कर लो सर। कह रहे आज की बजाय मैं कल नहीं परसों पुछाई कर लूं उनकी। हाँ हाँ, तो परसों मुझे आप शाम को दे दोगे क्या? शाम को फ्री है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ले लेना। फ्री है वो तो बिल्कुल। शाम को फ्री है, हाँ परसों शाम को ले लेना, ठीक है। आपका है ना टाइम टेबल में, इसलिए मैं कह नहीं वो मेरी तो वो है ना डिस्कशन है, तो आप ले लेना मेरी जगह, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। अभी आप आ रहे हो ना? हाँ क्लास छूट जाएगी फिर आता हूँ। बच्चे आ गए क्या? अभी तो मैं घर पे ही हूँ यार, मैं अभी ये डिस्कस कर रहा था हाँ हाँ, तो मैंने कहा एक बार पूछ लेता हूँ फिर बच्चों को बता दूं क्या है। मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। आप भी लिख देना सर आपके उस पर। मैं बोल दूंगा क्योंकि कल तो नहीं दे पाऊंगा, कल तो मैं रास्ते में हूँ, परसों दे लूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। वहाँ पे जियो से चल जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना सर? चल जाएगा, नहीं चलेगा तो फिर कोई देर चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। वो रिचार्ज करा लेना और बड़ा वाला। 2 GB के तो है 2 मोबाइल में। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं तो मैं कर दूंगा रिचार्ज यहाँ से। चलो ठीक है, ओके सर, बाय बाय सर, मिलते हैं अभी, है ना? हाँ चलो सर भी जा रहे हैं? हाँ सुनो, ये आ गया समझ में बच्चों? हाँ ये सर आज बिल्कुल क्लियर है। मतलब इंसुलेटर की शीट को बिल्कुल पतला पेपर मान लें जिसमें दोनों साइड इंसुलेटर की शीट मतलब एक ही सरफेस है, यहाँ 2 सरफेसेस नहीं है, एक ही सरफेस पे चार्ज चिपके हैं बस। कंडक्टर में वो 2 सरफेस है और बीच में खाली जगह है, ये एम्प्टी स्पेस है बीच में। सर प्रैक्टिकली कंडक्टर ही होता ना, लेकिन नहीं तो प्रैक्टिकली इंसुलेटर भी तो हो सकता है। हमने फेविक्विक से चार्ज एक ही सरफेस पे चिपका दें हम। हाँ ठीक। तो इंसुलेटर कंडक्टर 2 शीट है। हाँ ये एम्प्टी स्पेस है। अरे मेरे चल ही नहीं रहा यार, ये एम्प्टी स्पेस है बीच में। तो मतलब प्रैक्टिकली इंसुलेटर एग्जिस्ट कर सकता है, होता ही है यार। क्यों यार, इंसुलेटर प्लास्टिक के भला ही इंसुलेटर इतना मोटा है, मान लिया इंसुलेटर मोटा है, लेकिन हमने चार्ज ही इधर ही चिपका है ना, एक ही तरफ रब किया, रबिंग एक ही तरफ की, तो जहां रबिंग करोगे वहीं रहेगा ना चार्ज। तो भले ही 2 सरफेस है, काउंट तो एक ही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ इसी का निकलेगा ना, दोनों तरफ एक ही सरफेस का। आया समझ में? लेकिन अगर कंडक्टर में आप ऐसा पैदा करते चार्ज, तो ये इधर का अपने आप आधा फ्लो होके उस तरफ चला जाता, हाफ दोनों तरफ हो जाता। समझ गए? मतलब कंडक्टर में चार्ज पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है सरफेस पे। सरफेस हाँ ठीक है। इंसुलेटर में जहां दोगे वही रहेगा। हैंस प्रूव्ड हो गया पूरा। तो पक्का कोई डाउट तो नहीं इनमें? सर एक उसमें है स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप में। सर अगर स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप हमारी सॉलिड है और उसका पोटेंशियल डिफाइंड V है, सर वो पोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल होता है? सुनो, स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप में मर्क्यूरी ड्रॉप लिखी होगी, और मर्क्यूरी क्या होता है? कंडक्टर, मेटल। और मेटल कहाँ होगा? सरफेस पे चार्ज आएगा तो शेल की तरह बिहेव करेगा। तो सर जैसे वॉल्यूम के कैलकुलेशन में शेल मत मान लेना, वॉल्यूम तो वही आएगा 4/3 पाई r3 जब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिपीट करेंगे क्या? ये अभी जो आपने बोला ना वॉल्यूम है, बच्चे ने ये कहा जो ऑयल दिया है ना, अगर मर्क्यूरी लिखा है, अगर मर्क्यूरी ड्रॉप लिखी है तो हम उसको सरफेस पे मानेंगे,
अगर ऑयल लिखा है तो हम वॉल्यूम में मानेंगे, सर अगर ऑयल लिखा है तो हम वॉल्यूम पे मानेंगे। तो उसकी तो वो पोटेंशियल जो क्या है? पोटेंशियल दिया है दैट वो सरफेस पे दिया होगा, ओके सर। कुछ नहीं दिया तो सरफेस का है ना। ठीक है सर। सर मतलब ऑयल की सरफेस पे। हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल अगर पूछा और कुछ नहीं दिया तो उसके सरफेस पे बात चल रही है। ओके सर। पक्का आ गया समझ में? होती नहीं है सर। क्या नहीं है सर? ड्रॉप फॉलो तो होती नहीं है पर। अरे तो ड्रॉप तो सॉलिड ही होगी, ये कब मना कर रहे हैं? ड्रॉप इज कंडक्टर होगी, ऑलवेज सॉलिड। कंडक्टर। लेकिन अब अगर ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है, दो केस बनेंगे। इंसुलेटर है तो चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड, तो रो। कंडक्टर है तो है अभी भी लेकिन मास वॉल्यूम में है, लेकिन चार्ज सरफेस पे। सिग्मा। समझ गए? तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां पोटेंशियल KQ/R। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वो ρr/3ε0 और पोटेंशियल वो KQ/2R³ हत्यारा सा 3R² 3R² माइनस। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मास अभी भी वॉल्यूम में है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम। Go into 4/3 ऐसा नहीं है कि असली की शेल होगी। क्या सर इसका सरफेस पे आने का रीजन क्या है? कंडक्टर है, कंडक्टर चार्ज रिपेल कर रहे हैं, रोकने वाला कोई है नहीं, भाग गए। नहीं सर, कंडक्टर देना आपस पूरे में। में नहीं हो जाना चाहिए फिर तो। क्या नहीं हो जाना चाहिए? सर कंडक्टर ये तो सर वो तो पूरे में कंडक्ट करेगा चार्ज को। तो बाहर भेजा ना, प्लस प्लस रिपेल किए, बाहर तक भागते गए, कहां तक भागेंगे? इसको सरफेस को तोड़ के थोड़ी भाग जाएंगे। अगर सरफेस को तोड़ के भाग गए तो ये बाहर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिखेगा फिर तुम्हें। और ये तोड़ के भागने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। याद करो 10 पे 6 वोल्ट की एनर्जी चाहिए, इतना। प्रैक्टिकली ये करना मुश्किल है, तो ये सरफेस तक तो पहुंच जाते हैं, उसको क्रॉस नहीं कर पाते। सरफेस पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलती है इसलिए वहां जाते हैं। बिल्कुल, डिस्टेंस सबसे ज्यादा। ये बताओ पोटेंशियल KQ/R होता है, हाँ Q1 Q2/R ये होती है। R मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मिनिमम सॉरी। तो मैक्सिमम कब होगा? जब फारदेस्ट होंगे। हाँ, और बाहर जा नहीं सकते तो वहीं आएंगे। अब इंसुलेटर में 4 हैं लेकिन बेचारे फ्री नहीं है मूव करने के लिए। तो सर उसमें जरूरी है कि वो वॉल्यूम में पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? हो सकता है कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही आंसर है उसका। अरे कॉमन सेंस नहीं लगाओ, एक स्फीयर में 3-4 छोड़ दो तो इक्विलिब्रियम में वो कहां पहुंचेंगे? कहीं नहीं। स्क्वायर टाइप का बना के 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल। अच्छा। वो भी इक्विलेटरल ऐसे। हाँ सोचो, 4 होते तो स्क्वायर के वर्टेक्स पे होते। यस सर, यस। सिमेट्री पे ही तो सब इक्विलिब्रियम में आएंगे। तो सर अगर अपन बहुत ज्यादा डाल लेंगे तो बहुत ज्यादा रिपल्सन लगता होगा ना, बहुत ज्यादा चार्ज घुसेड़ती है इंसुलेटर के। हाँ, तो वो सरफेस पे आते रहेंगे, फील्ड बढ़ता रहेगा। अगर वो फील्ड तुम्हारा जरूरत से ज्यादा हो गया तो लीक हो जाएगा, इस बार के बाहर निकल जाएगा। सॉलिड शेल क्या होता है? सॉलिड शेल कुछ नहीं। हाँ, तो वो क्वेश्चन में दिया था। कुछ थिकनेस होगी, फिर थिकनेस नहीं दी तो नॉर्मल शेल, ये थिकनेस होगी फिर कुछ। सर इसका मतलब कि हमें इंसुलेटर में सॉलिड यूज करना है और उसमें वो यूज करना है शेल कंडक्टर में। हाँ, हैं दोनों ही सॉलिड, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक में वॉल्यूम में है और एक में सरफेस पे। इंसुलेटर में जो दिया है, इंसुलेटर में जो दिया है वही है। इंसुलेटर में सरफेस पे दिया है तो सरफेस पे है, वॉल्यूम पे दिया है तो वॉल्यूम में। कंडक्टर में कुछ भी दिया है सरफेस पे। अच्छा ठीक, ये आगे पढ़ेंगे ना सर अभी उसके लेक्चर में कंडक्टर? तो अब तो बता दिया, अब तो बता दिया। आगे किसी चीज समझ में नहीं आ रही क्या तुम्हें? आगे बता, मैं कह रहा था बस नोट्स में छाप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, अगला लेक्चर उसी का है ना। अगले लेक्चर में अपन कंडक्टर के कितने लेक्चर्स हैं? 2 हैं, एक कंडक्टर है और एक कैपेसिटर का स्टार्टिंग पार्ट है। कंडक्टर के 2 हैं, एक पहला जिसमें कंडक्टर बेसिक पढ़ लेंगे, दूसरे में हम वो कर रहे होंगे। देखो, एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे। ये चार्ज Q है, ये चार्ज 2Q है। बताओ कहां से कहां फ्लो करेगा? 2Q से Q तक। Q से। बिल्कुल गलत, डिपेंड करेगा रेड। अरे रुक जाओ रे, ये देखो रेडियस अगर, हाँ इसमें तो चलो सही है, पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा।
पोटेंशियल पे, ये ऐसा होता, चलो ये ऐसा होता। अब तो 2q से q नहीं कर सकते। अगर ये r/2 कर दिया तो चार्ज विल नॉट फ्लो एट ऑल। वो तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। हाँ, पहले ये समझ में आया? हाँ सर, सेम हो गया। चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, इसका भी इतना ही, इसका भी इतना ही। लेकिन अगर ये r/3 होता तो ये ऐसे जाता। ये समझ गए? हाँ सर, और कब तक जाएगा? कब तक जाएगा? बराबर में हो जाए। तो क्या हम बता सकते हैं कि कितना होगा? तो हम मान लेते हैं क्यू फ्लो कर गया। अब समझ गए? ऐसा कब तक होगा? जब तक बराबर नहीं हो जाते। यस सर। हाँ, Q माइनस से बराबर कर देंगे बाय ये Q ही है बाय r/3 मिल जाएगा Q। यस सर। तो फाइनल चार्जेस मिल जाएंगे। यस सर। बस यही सीखना है अपन को कंडक्टर में कि दो कंडक्टर को चिपकाते हैं तो क्या होता है, अर्थिंग करते हैं तो क्या होता है। दो ही चीजें सीखेंगे हम, कनेक्टिंग कंडक्टर्स और अर्थिंग कंडक्टर। अर्थिंग करने पे क्या होता है और चिपकाने पे क्या होता है। अर्थिंग करने पे क्या होता है? वो धरती से मतलब पोटेंशियल जीरो हो जाता है, पोटेंशियल जीरो हो जाता है। और कनेक्ट करने पे क्या होता है? सेम हो जाता है पोटेंशियल सेम हो। आ गया समझ में? यस सर, आता है। तो बस ये टप्पी सी चीज अपन को सीखनी है कंडक्टर में, ठीक है। और यही बेसिक है हर चीज का, करंट इलेक्ट्रिसिटी सबका, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहे हैं, चार्ज स्टोर कर रहे हैं, तो दो ही चीजें समझ रहे हैं, फ्लो करना और स्टोर करना। पोटेंशियल की वजह से हो रहा है सर। फ्लो करना करंट इलेक्ट्रिसिटी या स्टोर करना कैपेसिटर। ये समझ गया दो टॉपिक? लास्ट टॉपिक है ना? यस सर। स्टोर करना कैपेसिटर है, फ्लो करना करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। सर हम सिलेंडर्स का पोटेंशियल नहीं पढ़ते। सिलेंडर का पोटेंशियल नहीं पढ़ेंगे? पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ही डिफाइंड है उसके लिए भी। यस सर। सिलेंडर, शीट, लाइन, इन सब के लिए पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। पोटेंशियल डिफाइंड है स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या पॉइंट चार्जेस के लिए। ये इनफाइनाइट होने चाहिए तब एब्सोल्यूट डिफाइन नहीं है ना? अगर कुछ फाइनाइट लेंथ होंगे तब तो फाइनाइट में तो हम इंटीग्रेट करके निकालें। हाँ, वही तब इंटीग्रेट करके निकालें। आइसोलेटर। चलो, तो आखिरकार सब कुछ समझ गए? यस सर। यस सर। तो अब शीट सॉल्व कर लो। मैं इवनिंग में इसके आंसर शेयर करूंगा, इवनिंग में आंसर शेयर करूंगा, अपने कर लेना, आंसर विल बी शेयर। ठीक है, तो शाम को केमिस्ट्री क्लास तो होगी ना? केमिस्ट्री की आज नहीं है ना क्लास फिर शायद। सर ने कहा था नहीं, सर ने मैसेज कर दिया। हाँ वो पुछाई, वो मैसेज कर दिया सर ने, कोई क्लास नहीं है शाम को, डे आफ्टर टुमारो है शायद। तो क्लास क्यों नहीं होगी? सर ने तो पुछाई की मना करी थी ना। बस तो क्या दिक्कत हो क्लास का नहीं पता कि बहुत काम है तो मना कर दिया है। सर से बात करो, ठीक है। तो समस्या है। कल जिंदा सर की क्लास है ना? हाँ सर। हाँ परसों है मेरी, है ना? यस सर। यस सर। परसों पुछाई है ना, तो आपकी क्लास सुबह सुबह है मेरी। सुबह तो अच्छा सुबह नहीं, तुम्हें यार क्लास नहीं लेने दे रहे सही में यार। हाँ ले लो सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब कोई डाउट हो मुझे पर्सनली पूछ लो, ठीक है। वंस अगेन ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, शीट अच्छे से करना, बहुत काम आएगी ये शीट, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा टॉपिक है, ये अगर तुम्हारा सुधर गया तो मतलब समझ लो आईआईटी में सिलेक्शन हो ही गया, अगर तुमने ये टॉपिक अच्छा कर लिया तो। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये टॉपिक अच्छा करने के लिए तुम्हारी मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए, अंग्रेजी भी अच्छी होनी चाहिए, वेक्टर कैलकुलस तो आधे से ज्यादा टॉपिक तो तुम्हारे सही अपने आप ही हो जाएंगे। हाँ, मैक्सिमम मिनिमम सब लगता है ना। तो ये टॉपिक तुमने अगर कर लिया तो बहुत सारे टॉपिक का ये बिल्डिंग ब्लॉक है। क्योंकि सोचो मैथ्स में तुम्हारा इंटीग्रेशन नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें फील थोड़ा थोड़ा आने लग गया होगा, नया एप्लीकेशन बहुत आने। ग्राफ अभी नहीं बनाया, लेकिन तुम्हें समझ में आने लग गया। हाँ सर। पीडी वेक्टर की यूटिलिटी समझ में आ रही होगी कि यार ये तो बहुत काम की चीज है यार। यस सर। हाँ, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही क्रूशियल। फिजिक्स, हाँ असली में क्या है कि फिजिक्स ही सब कुछ है, असली में फिजिक्स ही सब कुछ है, मैथ्स एक टूल है। हाँ, मैथमेटिक्स टूल है फिजिक्स को समझने के लिए।
तभी तो मैथ्स में एक नोबल नहीं subject मिलता। है ना? हाँ कंप्यूटर में ही मैथ लगता है। मैथ्स एक टूल है, और ऐसा टूल यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह लगता है। एक ऐसा टूल जिसके बिना आप जी ही नहीं सकते। मैथ्स वो टूल है, यूनिवर्स की लैंग्वेज है। बिल्कुल बिल्कुल सर टेस्ट के लिए सर कुछ